बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। अफगानिस्तान में हो क्या रहा है, ये एक अहम तरीन सवाल है और ये सवाल मुख्तलिफ जराइद में लिखा भी जा रहा है, पूछा भी जा रहा है और जो इतलात आ रही हैं अफगानिस्तान से किसी हद तक उस पर लोगों को तशवीश लाहक हो चुकी है, क्योंकि अब जब हम बात कर रहे हैं तो ये अगस्त का महीना है और ज़ाहिर अगले महीने तक यानी सितंबर तक मुकम्मल तौर पर अमरीकी अफवाज का इनखला हो जाएगा। गो के हमारी इतलात के मुताबिक लगभग हो ही चुका है, लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है वो ज़ाहिर सितंबर में ही मुतवक्के है। इस दौरान हो क्या रहा है, ज़ाहिर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास हुआ और इस इजलास के अंदर अफगानिस्तान में जो सिचुएशन इस वक्त है उस पर बात होना थी, लेकिन पाकिस्तान को नज़रअंदाज कर दिया गया। पाकिस्तान के हवाले से वहाँ बैठे हुए लोगों ने किसी किस्म का रिएक्शन तो बहुत दूर की बात है, बल्कि शायद बात सुनना भी गवारा नहीं की, जिस पर अक़वाम मुत्तहिदा के जो मुस्तकिल मंदूब है पाकिस्तान की जानिब से मुनीर अकरम साहब, उनकी जानिब से न सिर्फ एहतजाज किया गया बल्कि ख़त भी भेजा गया ज़ाहिर अक़वाम मुत्तहिदा में। लेकिन इस सारे सिनेरियो में मुझे बल्कि बहुत सारे लोगों को शायद ये हैरत होगी कि जब हम अफगान तालिबान का तस्करा करते हैं तो फिर पाकिस्तान ने हमेशा वो किरदार अदा किया जिसको दुनिया जिसकी मुतरफ है। यानी हमने न सिर्फ ये कि जानी नुकसान उठाया, अपने लोग यहाँ पर बॉर्डर के उस पार आकर क्रॉस कर यहाँ पर दहशतगर्दी की वारदातें हुई, जिसमें बराह रास्त न सिर्फ इंडिया मुलव्विस रहा बल्कि वहां से दहशतगर्दी अफगान सरजमीन से होती भी रही। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने सालिस का किरदार अदा किया। अफगान तालिबान को मुज़ाकरात की मेज तक लाने में पाकिस्तान का ही किरदार है। आज दुनिया या अमेरिका कैसे इसको भुला सकता है, शायद ये अहम सवाल है। लेकिन इसी जानिब हमने ये भी देखा है कि यूसुफ साहब की जानिब से जो अमेरिका के प्रेसिडेंट की कॉल के ना आने का कहा गया, उससे भी शायद काफी हद तक ज़ाहिर अगर मैं कहूं कि सुबकी हुई है तो गलत नहीं होगा। आज ज़ाहिर इस अहम तरीन मामले पर हम बात करेंगे कि अफगानिस्तान में हो क्या रहा है और फिर दुनिया मुतरफ तो हो रही है, लेकिन जहां उसको पाकिस्तान को सुनना चाहिए वहां क्यों नहीं सुन रही है। इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जिनसे आज हमने राब्ता किया और इनसे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मुनीर अकरम साहब, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब हैं, उनको वेलकम करती हूँ शो पर। जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब दफाई तज्ज़ियाकार हैं, सर आपको भी वेलकम करती हूँ। रुस्तम शाह मोहम्मद माहिर अफगान उमूर हैं, उनको भी वेलकम करते हैं। और ज़रा आज इस पॉलिसी का जो दुनिया की जानिब से हमें दिखाई दे रही है, जो पाकिस्तान के हवाले से जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या रिफ्लेक्शंस हैं पाकिस्तान के लिए, इस पर बात कर लेते हैं। रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, मैं ज़रा बात का आगाज़ आपसे किए लेती हूँ। मुझे फरमाइएगा कि आपके पास ज़ाहिर आप माहिर अफगान उमूर हैं, हम आपसे काफी सीखते रहते हैं चीजों के हवाले से, आपके पास इत्तलात क्या हैं? क्योंकि जो पिछले मैंने प्रोग्राम्स किए हैं जब मेरी वहां बात हुई है तालिबान के मुख्तलिफ अफगान तालिबान के तर्जुमानों से, तो वो ये कह रहे हैं कि हम 85% से जायद इलाके पर कंट्रोल हासिल कर चुके हैं, लेकिन अशरफ गनी की हुकूमत और ज़ाहिर अभी तक जो वहां पर अमरीकी फौज का जितना भी असर रसूख है उसमें वो कह रहे हैं कि वो हमारे साथ मिसहैंडलिंग ही कर रहे हैं। आपके पास क्या इत्तलात है और कैसे देख रहे हैं इस सिनेरियो को आगे बढ़ता हुआ? देखिए, जो रूरल एरिया देहाती इलाके बड़े बड़े शहरों के इर्द उन पे तो तालिबान का कब्जा हो चुका है ज्यादा इलाके पे। कोई 421 हैं जिनमें से कोई 215 अजला पे इस वक्त तालिबान का कब्जा है। लेकिन इसके साथ ये भी है कि 34 सूबों में सिर्फ 2 सूबे ऐसे हैं जिनके कैपिटल्स जो हैं वो तालिबान के कब्जे में हैं। बाकी जो दारुल हैं, कैपिटल्स हैं, वो हुकूमत के कंट्रोल में है। कुंदूज में लड़ाई जारी है, वो एक अहम सूबा है शिमाल में। तो कुंदूज को भी तालिबान ने कब्जा कर लिया, तो हो सकता है कि जो तालिबान की जो लगार है इसमें मजीद तेजी आए और ये एक मोरल बूस्टर भी हो सकता है, क्योंकि हेरात में, कंधार में और लश्करगाह में तालिबान के हमलों को रोका गया है। वहाँ पे मकामी आबादी भी, खुसूसन हेरात में मकामी आबादी जो है वो भी हुकूमत का इस वक्त साथ दे रही है। कंधार और हेलमंद होल्ड हैं, इसलिए वहाँ पे तो आवाम की हमदर्दी और सपोर्ट साथ है। लेकिन वहाँ पे चूँकि बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे हवाई कार्रवाई हो रही है, बमबारी हो रही है, जिससे बहुत से हलाकतें भी हो रही हैं, जिनकी ज़द में बाद सिविलियन भी आ रहे हैं, तो वहाँ पे इस वक्त मामला ज़रा दूर पकड़ रहा है। अगर कंधार और हेलमंद या लश्करगाह में से भी शहर
तालिबान के कब्जे में आ जाए तो फिर ऐसा समझिए जनूबी अफगानिस्तान तो तकरीबन साफ तालिबान के कब्जे में आ चुका है। ओके, मैं दोबारा आपकी तरफ आती हूँ रुस्तम शाह मोमिन साहब। जिन चीज़ों के इंडिकेशंस आप दे रहे हैं, अमजद शोएब साहब आप ज़रा फरमाइएगा पहले, फिर मैं ज़ाहिर मुनीर अकरम साहब की तरफ भी जाती हूँ। लेकिन जो चीज़ें हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से, शायद ये डिबेट हो रही है, आपसे भी हम इस्तिफादा करते हैं, फरमाइएगा कि अब जो दुनिया का एक तरीक़ेकार यानी अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में बात हो रही है अफगानिस्तान की और पाकिस्तान को नज़रअंदाज कर दिया गया। मुनीर अकरम साहब मौजूद है, अभी उनसे मैं बात करूंगी इस मामले पर, लेकिन ये किस चीज़ की गमाज़ी करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये चीज ये जाहिर करती है कि अमन अफगानिस्तान के अंदर अमन लाने की एक्चुअली ये कोशिश नहीं थी। ये एक ड्रामा था जो कि भारत और अफगानिस्तान ने रचाया कि पाकिस्तान के ऊपर सिर्फ एक इल्जाम तराशी की जाए, पाकिस्तान को बदनाम किया जाए। हकीकतन आप उस तकरीर में भी जिसमें कि जो अफगान रिप्रेजेंटेटिव उसने एड्रेस किया, पाकिस्तान से मदद मांग रहा है कि जी आप इसको डिसमेंटल करें। जिसको मदद मांग रहे हैं वो आपके सामने नहीं, वो आपको बताए कि भाई हमारी क्या कैपेबिलिटी है, हम कर सकते हैं नहीं कर सकते, या आपका क्या तावन चाहिए। तो वो जाहिर होता है, नजर आता है कि जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं, जिससे मदद लेनी है, जिसके ऊपर आप सारा बोझ डाल रहे हैं कि जी अमन आपने लाना है, वो वहां है ही नहीं। वो कह रहे हैं जनाब मुझे शामिल करें, आप कर नहीं रहे, तो ले दे के जो आप कर रहे हैं वो इल्जाम तराशी। तो इसकी बुकत, इसकी अहमियत वहीं खत्म हो गई इस मीटिंग की, जहां आपने यकतरफा बातें करके, इल्जाम तराशियां करके अपने आप को मुतमईन कर लिया, ये सोच के कि हमने जो करना था कर लिया। लेकिन मुनीर अकरम साहब ने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा ताकतवर जवाब दिया और खुला जवाब दिया कि भारत के होते हुए हमें पता था कि ये फिर हैंडल नहीं हो। और फिर वो उन्होंने अपनी तकरीर जो थी, अपने उसका जो मतन था उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो उन्होंने उनमें 15 मेंबर्स को तकसीम भी कर दिया, उनको दे भी दिया है। तो मौकफ तो पहुंच गया हमारा, मौकफ हमने दुनिया को भी बता दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। अगर मुंह काला हुआ इस सारी खेल में तो अफगानिस्तान का और भारत का हुआ। अच्छा, ओके, मैं आती हूँ अमजद शोएब साहब आपकी तरफ आती हूँ। ये तो मुंह काला हम आज से तो नहीं देख रहे ना, ये तो हम देख रहे हैं, और जो गठजोड़ है गनी हुकूमत, अब्दुल्ला और इंडिया का, ये भी सब लोगों को पता है। लेकिन मुनीर अकरम साहब आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हैं और आपका शुक्रिया एक मरतबा फिर अदा करेंगे। ये अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास के अंदर बताया गया पाकिस्तान ज़ाहिर आपकी जानिब से कि हम इस इजलास में शिरकत करना चाहते हैं, फिर भी दरख्वास्त को रद्द कर दिया गया। जो बात अमजद शोएब साहब कह रहे हैं, यकीनन आपने उसका बड़ा मौसर जवाब दिया, लेकिन क्या आपको इसके रिफ्लेक्शंस क्या मिले हैं बाकी जो आपने लोगों तक ये खतूत पहुंचाए? जी, मेरे ख्याल में सब समझते हैं, सब लोग यहाँ सिक्योरिटी काउंसिल की जो बाकी मेंबरान हैं वो सब समझते हैं कि ये हिंदुस्तान का खेल था काबुल के साथ हमें बदनाम करने के लिए, और इसीलिए हमें उन्होंने इजाजत नहीं दी। पहले जो सेक्रेटेरिएट से हमें पहला जो रिस्पांस आया वो उन्होंने कहा कि आप आ जाइए, उसके बाद में फिर हमें बताया गया कि नहीं, प्रेसिडेंसी ने फैसला किया है कि सिर्फ अफगानिस्तान बोल सकता है। तो ईरान ने भी रिक्वेस्ट की थी, तो ईरान को भी उन्होंने मना कर दिया। अच्छा, तो इसका मतलब जैसे आपके प्रोग्राम में अभी जो शोएब साहब बता रहे थे, इसका मतलब तो सिर्फ हमें बदनाम करने के लिए था, और उसमें मेरे ख्याल में उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत कम है इस वक्त, और हमने जवाब दे दिया है। और हमने ये भी वाजे कर लिया है कि हिंदुस्तान की जो प्रेसिडेंसी है सिक्योरिटी काउंसिल में, वो एक पार्टीशन प्रेसिडेंसी है, एक तरफा है, और ये ऐसा मुल्क नहीं है, ऐसी ताकत नहीं है जो इंटरनेशनल रिलेशंस में एक अहम रोल अदा कर सके। तो इसलिए हमने एक्सपोज किया है कि सिक्योरिटी काउंसिल की ये परमानेंट मेंबरशिप चाहते हैं, पर ये उसके काबिल नहीं है। फेयर इनफ। मुनीर साहब, मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ। रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, अब जरा ज़ाहिर डिबेट को हम उस जानिब लेके जाना चाहते हैं। ये तो एक वाक़या है जिसकी मजम्मत पाकिस्तान की जानिब से की गई, और हमें मालूम है कि बैकडोर किस किस्म के कारनामे सर अंजाम दे रहा है अफगानिस्तान और इंडिया दोनों मिल करके। लेकिन अब सवाल ये है, सितंबर में जैसे कहते हैं ना, अनाउंस इनखला हो जाएगा अमरीका और नेटो अफवाज का। ये जो रोकने की कोशिश थी अशरफ गनी और अब्दुल्ला की कि अमरीकी अफवाज का इनखला ना
نہ ہو اور ان کی پریزنس برقرار رہے اسی طرح سے جس سے ان کو کشن ملتا رہے ان کی حکومت کو. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بے سود کار ظاہر کوشش تو تھی لیکن اس کے ریپرکشنز شاید افغان حکومت اس وقت بھی دیکھ رہی ہے؟ دیکھیے اشرف غنی صاحب اس نظام کی پیداوار ہیں، وہ اس نظام کو جاری رکھنا چاہتے ہیں. یہ نظام جس کی بنیاد اس پر ہے کہ امریکہ سے $4 بلین سالانہ آئے اور $1 بلین یورپین یونین سے آئے اور ان کے بلبوتے پہ افغان فوج جو ہے جو 3 لاکھ کے قریب ہے افغان فوج اور پولیس ان کو مینٹین کیا جا سکے. تو ان کو یہ علم ہے کہ اگر یہ امداد بن جاتی ہے تو پھر اس حکومت کا رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ان کو یہ بھی علم ہے کہ اس وقت اگر امریکن ایئر فورس حرکت میں نہیں آتی اور طالبان ٹھکانوں پہ مسلسل بمباری نہیں کرتی پھر بھی ان کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی. اس لیے وہ اس سٹیٹس کو پرولانگ کرنا چاہتے ہیں. وہ سٹیٹس کو کے لوگ ہیں اس کو پرولانگ کرنا چاہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بھی کوشش ہوگی ریکنسیلیشن کی وہ ان کی قیمت پر ہوگی. یعنی اس وقت پروپوزل یہی ہے کہ ایک ٹرانزیشن حکومت قائم ہو جائے اور گرینڈ اسمبلی لوئے جرگہ کہتے ہیں وہ آ کر ایک ٹرانزیشنل حکومت قائم کرے جن میں طالبان بھی شامل ہوں اور باقی دھڑے بھی شامل ہوں. لیکن پہلے ان کو سائیڈ لائن کرنا ہوگا اشرف غنی کی حکومت کو. وہ نہیں چاہتے ان کی قیمت پر کوئی سودا ہو کوئی ریکنسیلیشن ہو. یعنی ان کا اپنا رہنا ان آفیسز میں وہ زیادہ قیمتی ہے زیادہ کے لیے اہم ہے بنسبت اس کے کہ افغانستان کی یونٹی کو مینٹین کیا جائے. ان کو افغانستان کے جو ملک ہے کہ ان کی اسٹیبلٹی کو جو ہے وہ ان کو مینٹین کیا جائے. وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو لیکن ان کی قیمت پر نہ ہو ان کے ایکسپینس پر نہ ہو ان کاسٹ پر نہ ہو. تو یہی مصیبت ہے اس وقت سب سے بڑی رکاوٹ امن کے راستے میں اشرف غنی صاحب کی حکومت ہے کیونکہ جب تک یہ حکومت رہے گی تو باتیں ہوں گی یا تو افغان آرمی اتنی زیادہ پاورفل اپنے آپ کو ثابت کرے گی کہ طالبان کی کا مقابلہ کر سکے ان کے جگرناٹ کو توڑ سکے اور یا طالبان آگے بڑھ کے ملک پر قبضہ کریں گے اور اس کے بعد ایک براڈ بیس حکومت قائم کر لیں گے. میں آ رہی ہوں رستم شاہ محمد صاحب اسی نقطے کے ساتھ نا اگر بات امجد شعیب صاحب یہ رکھیں سامنے ہم کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے پچھلے دنوں غیر ملکی جرائد کو انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ افغانستان میں خانہ جنگی کا مطلب یہ صاف ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی ہونا ہی ہونا ہے. اس کا مقصد ہے کہ وہ سلیپر سیلز جو اس دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث رہے ایویڈنس اب چاہے وہ انڈیا کی جانب سے ہو یا پھر دیگر اور بارڈر کے ذریعے افغانستان کے ذریعے زمین سے بھی ہوتی رہی اس کے خدشات کو تو ہم رد نہیں کر سکتے. لیکن پھر وہ جو دوحہ مذاکرات ہیں میں سوال نہیں سن سکا آپ کا آواز کٹ رہی تھی. اوکے ناؤ یو کین ہیئر می امجد شعیب صاحب. امجد شعیب صاحب کین یو ہیئر می؟ اوکے میں واپس آتی ہوں ذرا امجد شعیب صاحب کی طرف. منیر اکرم صاحب یہ جو دوحہ مذاکرات ہیں اس کے حوالے سے آپ کے پاس جو انسائٹس ہیں وہ بتائیے. ابھی آپ کی آواز ٹھیک آ رہی ہے. اوکے منیر صاحب میں آتی ہوں امجد صاحب آپ کی طرف. منیر اکرم صاحب فرمائیے گا کہ دوحہ مذاکرات اور پھر آپ وہاں موجود ہیں امریکہ میں ہمیں بتائیے گا کہ وہاں کیا سینٹیمنٹس شو ہو رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں وہاں پر تمام تر لوگ اس انخلا کے دوران اور پھر خطے کی جو ظاہر تحفظات ہیں اس کے حوالے سے. منیر اکرم صاحب دیکھیں جو ویسٹرن ممالک ہیں یس سر یہاں تو بہت اہمیت دی جاتی ہے کہ ہیومن رائٹس کو بچایا جائے. ہیومینیٹیرین جو مشکلات ہوئی ہیں لوگوں کو اسسٹنس پہنچایا جائے. ان چیزوں پہ کافی ان کی توجہ ہے ہیومن رائٹس کے اوپر. تو اب ان کو خدشہ ہے کہ اب طالبان کا جو مومنٹم ہے اس کی وجہ سے بہت سارے رپورٹس پیش کی جا رہی ہیں کہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں تو اس کو روکنا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ جو حملے جو سٹیز پہ ہو رہے ہیں اس کو روکے جائے کیونکہ سویلین کیجولٹیز ہوں گی. تو یہ یہاں ویسٹرن ممالکوں کا تو یہ بتاؤ ہے. اس کو انہوں نے ایکسپلوئٹ کیا ہے ہندوستان میں اور جو کچھ
लोग हैं काबुल में, उन्होंने उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की है पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाने के लिए कि हम सपोर्ट कर रहे हैं तालिबान को। ये हमने एक्सपोज किया है और इसको हमने एक्सपोज करना है, पर हमने ये भी देखना है कि हम भी चाहते हैं कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन ना हो, ह्यूमैनिटेरियन कम हो, क्योंकि रेफ्यूजीज आ जाएंगे, बहुत सारी मुश्किलात हमारे लिए भी हो जाएंगी। यहाँ तक कि टेररिज्म का सवाल है, वो तो हम चाहते हैं कि सब अफगान पार्टीज हमें कमिटमेंट दें कि अफगानिस्तान की टेरिटरी में जो भी हुकूमत आएगी, जो भी वो फैसला करें, जो भी हुकूमत आएगी, वो पाकिस्तान के खिलाफ ये जो दहशतगर्दी है उसको बंद करेगी। तो ये हमारा बहुत अहम ऑब्जेक्टिव है इस प्रोसेस में। मुनीर साहब, आप ही की बात में मैं अमजद शोएब साहब आपसे सवाल करी थी कि दोहा मुज़ाकरात हो रहे हैं एक जानिब, और दूसरी तरफ हमें इत्तलात मौजूद हैं कि अफगानिस्तान में जिस तरह पेशकदमी है तालिबान की वो भी हो रही है। आप समझते हैं कि इस दौरान जबकि तालिबान पूरी तरह से अपने आप को इत्तेहाद में आ गए हैं, उधर मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, तो खुदा न खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन तो पैदा होती है, आप नहीं देख रहे बिफोर द सितंबर के, जिससे ये सारा गेम जो है वो तलपट होता हुआ तो नजर नहीं आ रहा कि रिवर्स का कोई गेयर तो नहीं लगेगा इस पे? देखिए, जब खुलूस ना हो, सारी पार्टियां मुखलिस नहीं कि यहां पे अमन आए, तो फिर वो लाजमी बात है कि ये नहीं आएगा अमन। उसमें जो भी आप प्रोसेस चलाएं वो कहीं ना कहीं नाकाम हो जाएगा। भारत ने हमेशा इस प्रोसेस को सबोटाज किया है। भारत ने उस वक्त जब उल्ला उमर की वफात का इन्होंने एकदम से शोशा छोड़ दिया, उस वक्त बिल्कुल हम करीब थे, मामला तय पा सकते थे, लेकिन उस वक्त भी ये हुआ। असल चीज ये है, देखिए मैं थोड़ा सा आपका पिछले क्वेश्चन से भी रिलेट कर रहा हूं। अशरफ गनी जो है, अशरफ गनी को अमेरिका ने इररेलेवेंट किया था जब अमेरिका बातचीत कर रहा था अफगानियों से, अफगान तालिबान से, तो तालिबान ने उस वक्त बता दिया था कि अशरफ गनी वगैरह हमें कबूल नहीं है, ये आपके बिठाए हुए लोग हैं, हम इनसे बात नहीं करना चाहते। ये अमेरिका को पता था कि तालिबान इनसे बात नहीं करे, और फिर अमेरिका ने उनसे बाला अशरफ गनी से बाला अपना एक मुआहदा कर लिया, यानी इररेलेवेंट कर दिया, अशरफ गनी को बिल्कुल छोड़ दिया। बल्कि यहां तक कि कैदियों के तबादले का भी उसमें बात तय हो गई, जो अशरफ गनी बाद में करना नहीं चाह रहा था। सही है। तो अब जब अमेरिका ने खुद उसको इररेलेवेंट भी कर दिया, तालिबान का ये मुतालबा भी मान लिया कि अशरफ गनी हमें कबूल नहीं, तो फिर अमेरिका अब उसकी पुष्टमनाई क्यों कर रहा है? असल चीज तो ये है कि अगर आप तालिबान को कहते हैं कि आप ऑपरेशंस ना करें, तो आप अशरफ गनी के लिए भी मदद ना करें। अशरफ गनी को उसी तरह हमायत जारी है, उसके लिए एयरफोर्स भी यूज हो रही है अमेरिका की, और फिर कहा जा रहा है जी अमन आ जाए, बातचीत हो जाए। वो कैसे हो जाए? तो पहला इशू तो ये है कि अमेरिका को एक ऑनेस्ट ब्रोकर के तौर पे सामने आना होगा कि वो अपना हाथ खींचे। अशरफ गनी पे प्रेशर तभी आएगा बातचीत करने का जब वो समझेगा कि उसके पीछे और कोई नहीं है। और अशरफ गनी बातचीत जब करेगा तो पहली बात यही आएगी कि अशरफ गनी का सेटअप जो है इसको निपटा जाए, यहाँ पे न्यूट्रल गवर्नमेंट लाई जाए। बिल्कुल ठीक है। मुझे पता कलामी की माफी, जनरल साहब मुझे माफी दीजिएगा, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो बहुत सारे राइटिंग्स, मैंने कहा ना, लिखा जा रहा है। आप जैसे लोग हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं, तो हमें एक जाने तो तसल्ली है किसी हद तक, लेकिन खदशात भी हैं दहशतगर्दी के स्लीपर सेल से क्या अफगानिस्तान के अंदर मौजूद। मैं ये मतलब ये नहीं कि मैं इल्जाम लगा रही हूँ, लेकिन ज़रा जब लिखा जा रहा है तो पढ़ा भी जा रहा है, तो हम भी पढ़ रहे हैं। इत्तलात ये हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान शायद उन स्लीपर सेल्स के साथ, उन दहशतगर्दी के जितने भी नेटवर्क्स हैं, उनसे कहीं ना कहीं अपने ताने बाने मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर खित्ता और फिर पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात शायद बिल्कुल जायज़ हैं, और इनको किसी भी तरह से ड्रेस करना ना सिर्फ ये कि अफगान तालिबान की जिम्मेदारी है, गनी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, सबसे बढ़कर अमेरिका की जिम्मेदारी है कि वो इसको ड्रेस करे। लेकिन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर इन सवालात के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8।
वेलकम बैक। हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाते हुए मैं कुछ सवालात आपके दरमियान छोड़ के गई थी क्योंकि अफगान हुकूमत का कंट्रोल रोज ब रोज कमजोर हो रहा है। रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, अमजद शुएब साहब मेरे साथ मौजूद हैं और मुनीर अकरम साहब, तीनों को एक मरतबा फिर वेलकम करती हूँ। रुस्तम शाह साहब, ये जब हम बात कह रहे हैं कि कंट्रोल कमजोर होता जा रहा है और अफगानिस्तान के अंदर ज़ाहिर अफगान तालिबान पूरी तरह होल्ड करना चाहते हैं और 85% जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि वो क्लेम कर रहे हैं कि इतना एरिया उनके पास है, फिर आपने उसको ब्रीफ भी किया। इस सब दौरान के अंदर जो लिखा या बताया जा रहा है कि कुछ दाइश के साथ, कहीं टीटीपी के साथ, शायद अफगान तालिबान जो हैं वो एंगेजमेंट्स कर रहे हैं, आपके पास क्या इत्तलात हैं इस हवाले से रुस्तम शाह मोहम्मद साहब? तालिबान को ऐसी एंगेजमेंट से फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। वो अपने फायदे नुकसान को समझते हैं। कभी भी उनके तहरीक तालिबान के साथ ताल्लुक नहीं रहे, कभी भी नहीं रहेगा। इसी तरह दाइश हमेशा से उनकी दुश्मन रही और दाइश के मुकाबले में उनके सैकड़ों लोग मारे गए और उन्होंने भी सैकड़ों दाइश के लोगों को मारा। इस वक्त दाइश एक ऐसी तंजीम है जो सिर्फ 3 सूबों तक महदूद है अफगानिस्तान में, और वो रोज बरोज उनकी जो मकबूलियत है वो तो ख़त्म हो गई है, लेकिन उनकी जो पाल है वो भी ख़त्म होती जा रही है। वो एक कमज़ोर एक तंजीम बनती जा रही है। उनके कुछ इंडिविजुअल्स हैं, जैसे अलकायदा है, वो अफगानिस्तान में इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन उनके लोग मौजूद हैं, वो इंडिविजुअल्स हैं, अपनी ज़ाती हैसियत में वो मौजूद हैं, लेकिन उनकी तंजीम ख़त्म हो चुकी है। तो ये समझना चाहिए। वैसे तालिबान के खिलाफ ऐसी बात देखें, तालिबान का मसला सिर्फ ये है कि वो कहते हैं कि 2001 में अमेरिका ने हमला करके उनको इख्तिदार से अलहदा कर लिया। वो एक इस्लामी निज़ाम कायम करना चाहते थे, उनको इस्लामी निज़ाम कायम करने का मौका दिया जाए। उनका अफगानिस्तान के बॉर्डर से बाहर उनकी कोई कार्रवाई नहीं हो, आज तक कोई कार्रवाई उनकी हुई न उनको हो सकती, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर उनकी इतनी एंगेजमेंट है कि उनको इस फुर्सत ही नहीं है कि अफगानिस्तान के बॉर्डर के बाहर भी उनकी कोई एम्बिशन हो जो सामने आ जाए। इसलिए मेरे ख्याल में हमें जरा एक कॉन्टेक्स्ट को जरा सही करना चाहिए ताकि हम समझ सकें कि जो ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं और जो कॉन्फ्लिक्ट के जो डायनेमिक्स हैं वो क्या हैं। और ये जो उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा होता जा रहा है, कभी कह रहे हैं कि वो दाइश के साथ मिली हुई है, कभी कहते हैं वो पेदास के साथ मिली हुई है। ये चीजें मेरे ख्याल में राइट डायरेक्शन में चीजों को देखने की जरूरत है। रुस्तम शाह साहब, आपका पॉइंट आ गया। मैं जरा अमजद शुएब साहब आपकी तरफ आना चाहती हूँ। ये जो सवाल मैंने किया वो इसलिए किया, मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि लिखा जा रहा है तो पढ़ा भी जा रहा है और फिर ज़ाहिर तज्जिए हो रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता जिस चीज़ का खदशा है कि अगर वहाँ खाना जंगी की कैफियत होती है तो पाकिस्तान इंश्योरेंस मांगता है, चाहे कोई भी वहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर गवर्नमेंट फर्म हो, कि पाकिस्तान में किसी भी किस्म की दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को अफगान सरजमीन से होने की इजाजत नहीं दी जाए। इस इन्फोर्समेंट के लिए फिर हमने अमेरिका का भी साथ दिया तालिबान को टेबल पर लाकर बिठाकर बातचीत कराने में। क्या ये दोनों फरीकैन पाकिस्तान को ये इन्फोर्समेंट दे सकते हैं या नहीं दे सकते, और लेनी चाहिए या नहीं? देखिए, जो आज सूरत हाल है वो ये है कि एक लिखे हुए मुआहदे में सिर्फ तालिबान हैं जिन्होंने कि ये वादा किया है कि हम हुकूमत में होंगे तो ये सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, दहशतगर्दी नहीं होगी। यहाँ से अशरफ गनी और हामिद करजई ये पिछले 20 साल से यही लोग थे। ना तो इन्होंने कभी ये गारंटी दी, ना ये इन्होंने कभी जिम्मा लिया, और हमेशा में यही कहा कि जी हमारी चूंकि पूरे अफगानिस्तान पे रेट नहीं है तो हम ये नहीं कर सकते। आपकी वो रेट नहीं है तो कम से कम आप बॉर्डर मैनेजमेंट तो हमारे साथ मिलकर कर सकते थे। वो भी नहीं, बॉर्डर मैनेजमेंट भी इन्होंने नहीं की क्योंकि ये खुला रास्ता छोड़ना चाहते थे इन दहशतगर्दों के लिए। ऐसा ही है। नतीजा ये कि उन पे तो कतई एतमाद किया ही नहीं जा सकता जो 100% भारत के मोहरे बन के पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं। वो अगर कोई गारंटी दें भी तो उनकी गारंटी पे एतमाद नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर खाना जंगी रहती है तो फिर ना तालिबान की रेट होगी पूरे अफगानिस्तान पे और ना ये अशरफ गनी की होगी। तो उस सूरत में तो वहां से दहशतगर्दी जारी रहेगी। और पाकिस्तान का कंसर्न भी यही है कि हम चाहते हैं कि एक मजबूत हुकूमत बन जाए जिसकी रेट पूरे अफगानिस्तान पे हो, और वो ये बहाना न ले सके कि अफगानिस्तान से इसलिए दहशतगर्दी हो रही है कि हमारी रेट नहीं है। ठीक है, हम चाहेंगे कि हुकूमत वो बने जो ब्रॉड बेस्ड हो, जिसको हमायत हासिल हो अफगानिस्तान के हर धड़े की, और फिर वो
तमाम अफगानिस्तान के ऊपर उनके रेट मौजूद हो। अब्दुल शरीफ साहब, मैं आपकी बात काटना नहीं चाह रही, लेकिन आप ही की बात की कंटिन्यूएशन में मैं जरा सवाल करना चाहूंगी मुनीर अकरम साहब से। मुनीर अकरम साहब, ये जो अब वक्त गुजर गया लेकिन सवाल तो शायद रह गया है। मोहित यूसुफ साहब ने फरमाया जब कि अमेरिका या वाशिंगटन से उनको टेलीफोन कॉल का इंतजार रहा, इस खबर या इस बयान के बाद कितनी सुबकी का सामना रहा, या ये कितना इनरेलेवेंट कॉन्टेक्स्ट था, ठीक था, कह दिया तो कोई बात नहीं, या आपको लगता है कि ये बेवक्त की रागनी थी जो कि लगा दी गई? मुनीर अकरम साहब जी मेरे ख्याल में ये टेलीफोन कॉल का जो सिलसिला है ये ज्यादा अहम नहीं है। हमने अपने जो इंटरेस्ट है उसको देखना है, और हमारा काफी जो इंटरेस्ट है वो रीजनल जो ममालिक हैं उनके साथ काम करने के लिए बहुत जरूरी है। जहाँ तक कि अमेरिका का ताल्लुक है, उनके साथ हमारे मुज़ाकरात हो रही हैं, जारी हैं, और ऑपरेशनल लेवल पर हो रही हैं। तो अब ये तो इररेलेवेंट है कि ऊपर से अगर टेलीफोन कॉल आता है नहीं आता, उस कॉल में क्या नतीजा निकलेगा, वो हम ऑपरेशनल लेवल पे जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हमने सॉल्व करना है। मुनीर अकरम साहब, मुख्तसर तो शायद इसका जवाब ना हो, लेकिन मुझे आप जितना भी ब्रीफली समझा सकें। देखिए, एक रिलीफ जो है, जो बार बार जो बाइडेन हुकूमत के आने के बाद बात की जा रही थी, पाकिस्तान के साथ जो रवैये की बात की जा रही थी, फिर इसी दौरान हमने ये अमरीकी अफवाज का इनखला अफगानिस्तान के हवाले से हम देख रहे हैं, ये सारे फैक्टर्स को अगर आप देख रहे हैं तो फिर पाकिस्तान को कैसा फोर्सी करते हैं इन फ्यूचर? जो कमिटमेंट्स हैं और जो इंगेजमेंट्स हैं, चाहे वो खिते के हवाले से हो, राब्तों के हवाले से हो, इस्लामाबाद के वाशिंगटन से राब्तों की जब हम बात करते हैं, ये आपको कैसे फ्रूटफुल इसकी कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं कि अभी ये बिल्कुल मंजर से गायब हैं ये चीजें? नहीं, देखिए, अमेरिका का जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट होगा इस खित्ते में, पहली चीज तो वो उनको भी ये डर है कि यहाँ से दहशतगर्दी उनकी तरफ ना हो, तो वो दाइश को और अल कायदा वगैरह को बंद करवाना चाहते हैं। वो हमारा भी इंटरेस्ट है, तो इस हद तक हमारी कन्वर्जेंस है उनके साथ कि दहशतगर्दी यहाँ अफगानिस्तान से ना हो। तो उसके लिए हम उनके साथ जरूर काम करेंगे कि दहशतगर्दी को बंद करना चाहिए अफगानिस्तान से, चाहे वो पाकिस्तान के खिलाफ हो, अमेरिका के खिलाफ हो, चीन के खिलाफ हो, उसके खिलाफ हो, उस सबको हमने बंद करना है। तो इसके लिए हमें कोऑपरेट करना होगा और करना चाहिए। जहाँ तक कि अब जो हालात, मौजूदा हालात हैं, उसमें अमेरिका क्या रोल पेश कर सकता है, क्या प्ले कर सकता है, वो देखने की बात है। उनका लेवरेज भी कम हो गया है, क्योंकि अब वो फौज अपनी निकाल रहे हैं वहां से। सिर्फ उनका लेवरेज यही रहा कि बम्बार्डमेंट वो कर रहे हैं। अब वो कब तक करेंगे, उसका क्या नतीजा है, उससे कोई उनको फायदा होता है या नहीं होता है, वो देखने की बात है। मेरे ख्याल में उसके ऊपर वो खुद भी जांच रहे हैं। हमारे ख्याल में तो ना सिटीज पे ना एरियल बम्बार्डमेंट होनी चाहिए, एक सलूक से पॉलिटिकल सेटलमेंट हमें करवाना चाहिए, और उसमें पैरामीटर्स जो हैं वो मेरे ख्याल में जनरल साहब ने बहुत सही तरह से स्केच आउट की हैं कि ये प्रोसेस कैसे चला है आगे, और इसको अब हमने चलाना है आगे। और इसमें जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो भी जाहिर हैं, कौन से ऑब्स्टिकल्स हैं वो, और उसमें हिंदुस्तान का बहुत ऑब्स्टिकल्स को भी मॉनिटर करना होगा। एब्सोल्युटली राइट। मुनीर अकरम, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब, जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, रुस्तम शाह मोहम्मद, माहिर अफगान उमूर, तीनों शुरका का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो तर्जुमान अमारात इस्लामी अफगानिस्तान से बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि तीनों शुरका का हमने इनसाइड ले लिया। इस वक्त अफगानिस्तान की सूरत हाल में अफगान तालिबान कहाँ खड़े हैं ये भी दुनिया देख रही है, गनी गवर्नमेंट क्या कुछ कर रही है, शायद ये भी किसी से ढका छुपा नहीं है। हकायक क्या है, इस पर बात करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू वाचिंग 7 से 8।
वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाते हुए मैंने आपसे कहा कि ज़रा बात कर लेते हैं तर्जुमान इमारात इस्लामी अफगानिस्तान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद से, क्योंकि वो मुख्तलिफ जगहों पर बात कर रहे हैं तो कितनी सदाकत है उनकी बातों में, और जो इतलात आ रही हैं उसमें कि बताया गया कि 2 मज़ीद दारुल हुकूमत जो है अफगानिस्तान के, उस पर अफगान तालिबान ने जो है अपना कंट्रोल हासिल कर लिया। अस्सलाम वालेकुम ज़बीहुल्लाह मुजाहिद साहब, फरमाइएगा कि क्या कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है अफगानिस्तान के लोगों को, और अभी तक कितनी आप लोगों ने कंट्रोल हासिल कर लिया, मजीद 2 दारुल हुकूमतों पर कब्जे की इत्तलात हैं आपकी तरफ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाक़ियत यह है कि हमारी जानिब से 2 दिनों में 4 सूबों में कब्ज़ा आएंगे। एक सूबा निमरोज़ और एक सूबा जोज़जान, और आज सूबा सरीपुल और सूबा कुंदुज़ में हमारे कब्ज़ा आएंगे, और हमारी जानिब से कोई शख्स की भी कोई नुकसान नहीं पहुँच गए, और हमारी जानिब से भी कोई तलफात नहीं है इस झड़पों में। वाक़ियत यह है कि मुक़ाबिल जानिब अपनी असलहा ज़मीन में खोड़े और हमारे से यकजा हो गए, और बाद तसर्रुफ़ के बाद काबुल इदारे में तैयारे और अमरीकी तैयारे में वहाँ से हमला हो रहा है, ये कह रहे हैं आप। ज़बीहुल्लाह साहब, मैं भी कुछ अपने ज़ाहिर एनालिस्ट से बातें कर रही थी तो उनसे भी मैंने ये सवाल रखा था, आपसे भी पूछ रही हूँ। इत्तलात हैं, बता दीजिए आपके पास कि अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान जो हैं वो टीटीपी के स्लीपर सेल्स या फिर दाइश या दीगर इस तरह की दहशतगर्द तंजीमों के साथ अपने राब्तों को बढ़ा रहे हैं, क्या ऐसा है या नहीं है? हम इस बात का तरदीद करूँगा कि हमारी राबिते और टीटीपी और तंजीमों के हैं। टीटीपी पाकिस्तान का मसला है, पाकिस्तान हमारे पड़ोसी मुल्क है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की मिलत के साथ और हुकूमत के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें, और हम दोस्ताना तौर पर ज़िंदगी करेंगे। हमारे मुल्क से, हमारे खाक में कोई पड़ोसी मुल्कों में ख़तरा नहीं है, और इजाज़त नहीं देता हूँ कि हमारे मुल्क से कोई मुल्क में ख़िलाफ़ की इस्तेमाल करेगा। असली बात यही कि इस बारे में हमारा वो पॉलिसी मुहिम है और हमारा मिशन मुहिम है, और हम इस मिशन की तरकीज़ करेंगे और तायद करेंगे कि हमारे मुल्क की कोई शख्स का भी इजाज़त नहीं कि ज़बीहुल्लाह साहब, इस चीज़ का भी जवाब आ गया। लेकिन ज़बीहुल्लाह साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे कर रही हूँ, शरीयत के नफाज के हवाले से गनी हुकूमत से आपकी बातचीत चल रही है, वो मुझे पता है, लेकिन उसका नतीजा भी शायद अभी तक वो उस नजरिए का नहीं आ रहा। दोहा जो मुज़ाकरात हैं उस हवाले से भी शरीयत के नफाज के मामले पर लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि असलहे के जोर पर या फिर जबर के साथ या ज्यादती के साथ इसको नाफिज करने पर आप लोग सामने आएंगे। क्या ऐसा होगा, और अगर होगा तो इसके लिए अगर फिर क्या तरीकेकार आप लोग अपनाएंगे अगर ये करना ही ठहरा तो? जी, असली बात यही है कि शरीयत का अमल और शरीयत का तत्बीक हमारे एक बड़ा हदफ है, और उन हदफ के लिए हमारे मुल्क में लोग बेअंदाज तौर पर कुर्बानी देता हूँ, और शरीयत का तत्बीक हमारा अरमान है। लेकिन शरीयत का तत्बीक का भी रास्ते हैं, शरई रास्ते में, तरीक़े में, हिकमत के वसीले में, और निज़ाम के बनेना के बाद इजराइया को और इजराई इदारों के वसीले में शरीयत इंशाल्लाह अमली होगी। महाकिम के और इदारात का शरई फैसला और शरई क़वानीन तत्बीक हो गए, और ये इसका भी ज़रूरत है कि हमारे मुल्क के अमन आएगा। और बिल्कुल ठीक है ज़बीहुल्लाह साहब, मेरे पास वक्त बिल्कुल कम है। बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए कि आपने वक्त दिया। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, तर्जुमान इमारात इस्लामी अफगानिस्तान, हमसे बात कर रहे थे, कह रहे थे कि शरीयत के नफाज के लिए तो हमारा टास्क
की उनका कहने का मकसद यह था कि वही है और हम उसी जानिब बढ़ेंगे, लेकिन शायद ये देखना जरूरी होगा कि अफगानिस्तान में बदलती हुई सूरत हाल पाकिस्तान और फिर दीगर खित्ते के हवाले से जब हम बार बार सवाल उठा रहे हैं तो दुनिया को भी एक अंदेशों और वसवसों का सामना है, लेकिन इस अंदेशों और वसवसों से निकलने के लिए बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान के अंदर ट्रू, जिसे कहते हैं डेमोक्रेसी की सूरत में अगर वहां पर बात होती है या ट्रू रिजीम की बात होती है इन सेंस ऑफ अफगान तालिबान या दीगर और लोगों के साथ मिलकर, तो वहां पर एक भरपूर हुकूमत होनी चाहिए जिसमें अफगान तालिबान भी अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।